ब्रेक में ज्वाइन किया है सारिम भाई ने भी, और सारिम भाई के साथ भी आज एक ऐसा केस है जो यहाँ पर मौजूद है। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हम आपसे एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि हमारी कोशिश होती है कि रोज़ हम किसी न किसी फैमिली की ऐसी ज़रूर खिदमत करें, उनकी मदद करें जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो सारिम भाई का नंबर है वो भी यहाँ पे चल रहा है, और साथ में जो इनकी वेबसाइट है वो भी है। बस एक आपसे गुजारिश होती है कि जिस केस के लिए आप डोनेट कर रहे हैं, रेफरेंस में आप उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। और आज हम स्पेसिफिकली, आज हमारा टॉपिक है वो भी आपको मालूम है कि आज हम जादू के वाले से बात करें, नजर बद के वाले से बात करें, हम इस वाले से भी बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले मेरे ख्याल से सारिम भाई से मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले सारिम भाई, अस्सलाम वालेकुम आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मदिया, हम ज़िंदगी के मामूल में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं अपने कामों में कि हम शायद कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं बहुत से लोग जो हमारे आसपास गुजरते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, और हम अपने काम में लगे रहते हैं, जल्दी में होते हैं, उजलत में होते हैं। सारिम भाई एक ऐसा काम करते हैं कि इनका फोकस ही ये है, जिसको कहते हैं ना, इनकी ज़िंदगी का मकसद ही ये बन गया है। और स्पेशली जब रमज़ान का महीना आता है तो चूँकि ये बड़ा एक खूबसूरत मुझे लगता है ये तरीका है कि चैनल्स पे हम लोग इनको बुलाते हैं, या और NGOs के जितने भी कराची या पाकिस्तान में जो भी काम कर रही हैं NGOs, वो आती हैं और काम करती हैं। मैं समझता हूँ अगर इंडिविजुअली आप केसेस को स्टडी करें कि एक माँ, ऐसी माँ यहाँ पे मौजूद है, और मदिया आप भी एग्री करेंगी। देखिए, माँ के लिए ना वो इंतज़ार करती है कि जब बेटे पैदा होते हैं और फिर वो जवान होते हैं, तो पहले तो वो उसको ये शौक होता है कि मैं ये काम करें, घर में पैसा लेके आएँ, फिर उसको ये शौक होता है कि मेरे जवान बेटे आसरा होते हैं, आसरा होते फिर उसकी शादी के ख्वाब देखते हैं बच्चों की कि हमारे बेटे की कब शादी हो। तो वो पूरी फैमिली का सिस्टम इसी पे बेस्ड है। अल्लाह ताला ने ये इमोशन ऐसे बनाया। लेकिन एक ऐसी माँ जिसका ये ख्वाब टूट जाए, और अगर उसके एक नहीं बल्कि दो दो जवान बेटे अगर तकलीफ़ में मुब्तला हों, तो फिर आप ये देखिए कि हम इस माशरे में जहाँ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसी माशरे में एक माँ जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ऑडियंस में, उनका एक बेटा जो है वो तकरीबन अपनी टांग से बिल्कुल महरूम हो चुका है। यानी मैं कैमरा पे हम लोग नहीं दिखाना चाहते वो आपको उनकी टांग की कंडीशन क्या है, थोड़ा बहुत ज़रूर बात करके बताएंगे। दोनों बेटों का ऐसा है, और यहाँ पे ये सिकल डिजीज़ इसको कहा जाता है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं चाहूँगा थोड़ा मदिया आप भी बताएं। मुझे तो खैर डिजीज़ का नहीं, मैं तो खैर पूछूंगी, इनकी वालदा से पूछूंगी कि दो जवान बेटे हैं और दोनों की जो टांगें हैं अब वो काम नहीं करी। इनकी वालदा हमारे साथ ऑडियंस में बैठी हैं। मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं कि कब से हुआ कि आपके जो बेटे हैं, मैं एक बेटे को मैं देख रही हूँ कि मैं उसकी टांग, जिस तरीके से डॉक्टर्स ने उसका गलत ऑपरेशन कर दिया, वो भी क्लचेस पे हैं, और एक बेटे आपके व्हील चेयर पे हैं, ये क्या हुआ था? जी आप तो देख नहीं सकती, मैं ज़ाहिर माँ हूँ ना, मैं इनको कैसे देखूं, कैसे बर्दाश्त करूं। जब एक इंसान को जब बच्चा होता है, लड़का होता है, तो माँ का यही ज़हन होता है कि माँ दोबारा जवान होती है। सही है ना? अभी मैं एक लड़का बड़ा हो, एक ये रहा, ये क्या हम लोग का सहारा बनेंगे? हुआ क्या था आप ये बताएं। जैसे आपके एक बेटे का पहले एक्सीडेंट हुआ था, फिर अब जो दूसरे बेटे को बीमारी, इस हवाले से ज़्यादा लोगों को बताएं। बीमारी की वजह से हुआ है ना, खून, सिकल सेल बीमारी की वजह से इसके खून गाढ़ा हो गया, इसके गोले खराब हो गए। अभी गरीब इंसान, बाप एक बंदा है बेचारा, क्या क्या करे। और लड़कों का सहारा बने, बेटों का सहारा बने, बेटियों का करे, किस किस का करे। माँ जी एक लम्हा दीजिएगा। लोग क्योंकि सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि इसको ब्लड का इशू है, मेजरली सिकल डिजीज है, इनकी बोन मैरो का। जी डॉक्टर साहब आप बताइए। मैं आपसे बताऊं कि ये बाज़ औक़ात हेरिडेटरी होता है, माँ बाप से आता है, लेकिन ऑटो इम्यून भी हो सकता है। इसमें होता है कि हीमोग्लोबिन S जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होना, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे नॉर्मल जो ब्लड का सेल होता है, खलिया, उसकी शक्ल बदलने के बजाय बिल्कुल जिस तरह वो हिलाल होता है, उस तरीके से होना शुरू हो जाती है। और इसी की कॉम्प्लिकेशंस के अंदर फिर बाद में जाकर जो है वो हमारी जो हड्डियाँ, स्पेशली जो लार्ज बोन्स है और वर्टिब्रा है, उसके अंदर डिजीज होती है ऑस्टियोपेनिया, यानी उनका साइज या तो कम होना शुरू होता है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, वो आहिस्ता आहिस्ता घुलने लग जाती है, जिसके नतीजे में जो उनको फ्रैक्चर्स, मल्टीपल फ्रैक्चर्स आना शुरू हो जाते हैं। बेटा बात तो कर सकते हैं ना हमारे साथ, अपना नाम बताइए। पागत अली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तकलीफ आपको बचपन से ही, आप क्या इस तरह व्हील चेयर पे हैं, ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हुआ आपके साथ? ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। तो कब से ज़्यादा क्या महसूस क्या करते हैं आप, ये बताइए, तकलीफ कैसे महसूस करते हैं आप? क्या चलना नहीं होता था, कमर में बहुत दर्द होता था, पाँव नहीं होते थे, पाँव उठते नहीं थे। तो अब बिल्कुल चलना फिरना बहुत महदूद हो गया आपका? जी। अच्छा मेरे भाई, मुझे बताओ, बचपन से आप इस तकलीफ में मुब्तला हो? नहीं, बचपन में नहीं। बचपन में आप ठीक थे, खेल, लेकिन जैसे जैसे आप जवान होते गए मसला, आप पढ़े लिखे? जी। सर्जरी हुई आपकी? जी। ऑपरेशन हुए? जी ऑपरेशन हुए, दोनों ऑपरेशन हुए?
दोनों का हुआ है, अभी महीना हुआ है। कौन सी हड्डी का हुआ है? ये रीढ़ की इधर का, गोलों का। इनका ये हिप बोन जो इलियम है जी, पूरी बैक। अच्छा, ये तो बड़ा एक जवान लड़के के लिए, ये देखिए क्या इनकी तालीम भी कितनी है और ये क्या करते थे। आप कितना पढ़े हुए हो? अच्छा, तालीम आप दोनों ने तालीम हासिल नहीं की, तो काम करते थे आप पहले? इससे पहले बीमार मजदूरी करता था। क्या मजदूरी करते थे? तो कितना कमा लेते थे आप? महीने का समझो 22-20 कमाते थे टंके के साथ। और अब आप बिल्कुल जाहिर है काम नहीं कर सकते। अभी तो तकरीबन 2 साल हो गए घर पे बैठो। अच्छा, घर पे बैठे। और जो आपके दूसरे बेटे हैं वो? अच्छा मदिया, इनकी मैंने टांग, मतलब मैं देख के मुझे ये लगा कि शायद इन्होंने आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक लगे, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी होगी टांग की। और आपका एक्सीडेंट हुआ था, इनको माइक देंगी प्लीज अपने बेटे को आप? जी भाई मेरे, आपका एक्सीडेंट हुआ था? जी हाँ। तो क्या एक्सीडेंट में क्या टांग टूट गई थी, क्या हुआ था, ये बिगड़ी कैसे? टूट नहीं गई थी, ट्राला वाले ने घसीट के वो चला गया था। फिर सेवल वालों ने टांग के खराब मारा, टांग खराब हो गया था, बदबू आना शुरू हो, काला पड़ गया था। फिर 10 बार ऑपरेशन हुए, 2 सर्जरियां हुए, तब जाके अभी भी ठीक नहीं हुए। डॉक्टर कह रहे टाइम लगेगा, टाइम सूजन है। अच्छा भाई, आप सही टाइम पे पहुंच जाते हैं। आप क्या करते थे पहले? मैं कंपनी में जॉब करता था। कितने तनख्वाह आपकी थी? 16,000। और अब बिल्कुल काम नहीं कर पाते? मैं तो 5 साल से घर पे हूँ, तो अभी इसका ऑपरेशन है, मैं इससे भी पहले घर पे। आप 2 साल से ही घर पे? लोग जो हमें देख रहे हैं, देखें, क्योंकि हमने मदद तो उनकी करनी है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर होगा कि कोई ऐसी बैठने वाली जॉब जो कि ये कर सकते हैं, होना जो क्लर्क की नौकरी होती है, जो बैठने वाली जॉब हो। अच्छा, कुछ भी नहीं? आपके घर में कोई कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ? कितनी क्लास से पढ़े हुए आप लोग? जी मैं नहीं पढ़ा हूँ, बहन है और एक बहन ने पढ़ा है। अच्छा, बहन ने पढ़ा है। तो घर में कौन, सिर्फ आपकी वालिद ही नौकरी करते हैं? सिर्फ एक ही वालिद साहब है, क्योंकि हम लोग शुरू से 5 लड़के 4 बेटियां, हम लोग शुरू से किराए के ही घर में थे। और जो आपके बाकी 3 लड़के वो क्या करते हैं? कौन? जो बाकी 3 लड़के, आपने कहा ना 5 लड़के? 5, एक तो लड़का यही बीमार की, उसका भी यही मसला था, जो बड़े भाई का, वो 16 साल की उम्र में फौत हो गया। अच्छा। अभी एक बच्चा फौत हो गए, 2 जवान लड़के, ये तो ज़रा माँ बाप क्या करे? माँ बापों का और क्या सहारा है? आपके शौहर क्या करते हैं? शौहर भी मजदूरी करते हैं। मजदूरी। अभी 2 बेटे, 3 बेटियां उसके, 2 बेटे बच्चे इसके, 4 मेरी अपनी बेटियां हैं। अच्छा, आपने अपने बच्चों की शादियां भी की हुई हैं? हाँ, ये दोनों का किया है। अच्छा, उसमें शादी किया और ज्यादा बर्बाद हो गए हम लोग, ज्यादा बढ़ गए ना, परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। ये चीज़ देखिए, मैं हो सकता है लोगों को मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन यहाँ पर आपको देखें कि हम जो स्पेशली कहते हैं ना कि नहीं जी चलो शादियाँ भी करते हैं, अगली नसीब लेकर आती है, लेकिन आप ये भी देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक और ज़िंदगी को अपने साथ ही मुश्किल में डाल दें। तो ज़रूर देखें, फिर आगे इनके बच्चे भी हैं। क्यों शादी? वो भी सही था। शादियों के बाद इनका ये मसला हुआ है ना, उनका अब उनके बच्चे 5 साल शादियों से आपकी टांग की खराबी के बाद? शादी हाँ बाद हुआ, उसका भी मसला शादी के बाद हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये खुदारा थोड़ा ये भी सोचे, जब फिर वो उल्टा आप ही पे बोझ बनेगा। तो ये आप यही बात है ना, चादर देखते हुए पाँव पे आंच बहुत। लेकिन देखिए, बहुत से लोग इसमें इस वक्त देख रहे हैं, हो सकता है कि आप इनकी ऐसे मदद कर सकते हैं कि जो भाई हमारे साथ वहाँ मौजूद हैं, आप उनको ऐसी कोई नौकरी दे दें जिसमें वो बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, जिसमें आप वो कहते हैं ना जो मुंशी वाला काम होता है, क्लरिक वाला काम, लेकिन आप उनको ऐसे किसी तरीके से इन्वॉल्व करें जो कि ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते कि जी आप एक तरीके से खैरात देते रहे, नहीं, आप इनको इस काबिल बनाएं कि ये अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक इज़्ज़तदार रोज़गार जो है वो कमा सकें, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सारे भाई से जानना चाहूँगा, सारे भाई इसका इलाज मुमकिन है, और अगर है तो कितने ऑपरेशन और क्या कराना होगा? ये बताइए, इलाज तो है, और इलाज था तभी अभी चल रहा है, चल रहा है, लेकिन रिकवरी की तरफ जा सकता है क्या ये लड़का? बिल्कुल रिकवरी की तरफ, लेकिन अखराजात कहाँ से लाएं? मसला अखराजात का है। खाना पीना पूरा नहीं हो रहा घर में, तो फिर बाहर मुल्क में तो बहुत महंगा है मेडिकल, लेकिन वहाँ किसी के कोई पैसे नहीं लगते, सब इंश्योरेंस होता है। लेकिन यहाँ जितना लेकिन इंश्योरेंस के लिए भी, इंश्योरेंस में भी ना सारिम भाई $2,000 $1,500 जाता है वो जी हर महीने का। बिल्कुल हाँ। यहाँ मुझे आप एक बात बताएं कि एक टांग अगर आपकी सड़ रही है और वो कटवानी है, तो कटवाने के लिए आपकी जेब में 2-2.5 लाख रुपए होने चाहिए, वरना वो टांग भी नहीं कटेगी आपकी, उसका ट्रीटमेंट तो एक अलग चीज हो जाता है। तो इतना महंगा मेडिकल जिसकी तनख्वाह 20-22 हज़ार रुपए हो, तो सोचे ना उसकी साल की वो तनख्वाह भी नहीं बनती है। तो उसके इलाज के लिए जो है प्रॉब्लम है, इनका इलाज हो जाए। दोनों अगर कोई काम नहीं कर पाएंगे तो कम से कम कहीं नौकरी कर लेंगे, खुद ढूंढ लेंगे, रोजगार पे चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे तालीम देखिए, तो क्योंकि तालीम नहीं है तो ये मुशक्कत ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इन दोनों का ट्रीटमेंट है जी, इन दोनों का इलाज हो सकता है, और फोकस करके जो भी मुखय्यर हजरात हो वो आगे आएँ।
इसका भी इलाज होगा, ब्लड की जो है ना वो थिन करने की गोलियां और दूसरी चीज़ें, और फिर इसके बाद सर्जरी भी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में दोनों अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे जो भी लोग डॉक्टर्स अडॉप्ट कर सकते हैं ये रिक्वेस्ट हम करेंगे कि अगर कई डॉक्टर तक पैगाम पहुंचा सके, किसी इदारे तक पैगाम पहुंचा सके, क्योंकि सारिम भाई भी एक हद तक किसी फैमिली को इन्वॉल्व करके उसको पालने का जिम्मा ले सकते हैं। ये एक एनजीओ का या 2 एनजीओ से काम नहीं, ये हम सब मुश्तरका तौर पे अगर शामिल हो जाएं, इनका पैगाम आप कहीं पहुंचा दें। जैसे ये दोनों भाई, ये पूरी फैमिली, ये अगर आप नहीं कर सकते आगे कहीं मैसेज पहुंचाइए, राब्ता करें, कोई भी डॉक्टर इलाज, डॉक्टर्स की टीम जो है वो कर सकती है। अच्छा, मैं चाहूंगी लामा साहब आप यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है ना, कोई भी अच्छा हमें सुन रहा हो, वो इनका ट्रीटमेंट करे, वहाँ पर आर्थोपेडिक अगर सर्जन उसको फिजियोथेरेपी के लिए उसको जो है ना रिकरेंस अगर सर्जरी भी करनी पड़े एक आध, तो वो करके वो दोबारा खड़ा हो सकता है। उसकी टांग का यकीन की डॉक्टर साहब देखेंगे तो आप पाकिस्तान में इतने दुनिया के बड़े बड़े एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हैं वो यहाँ पे हैं, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे डॉक्टर्स भी कुछ देखें कि किस तरीके से आप हमारी यहाँ पर इनकी हेल्प कर सकते हैं। अलामा साहब, मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पे कुछ ऐड करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, रमज़ान मुबारक का जो मुबारक महीना है, इसकी दरअसल प्रैक्टिस का महीना होता है कि जो हम इसमें एक महीना सीखते हैं मखलूक के साथ रहम करना, उनके साथ मेलजोल करना, उसको हमें 11 महीने कंटिन्यू करना होता है। तो रमज़ान का तो पैगाम ही हमदर्दी, एक दूसरे की मुश्किल को समझना है। तो मैं समझता हूँ मुखय्यर हज़रात इस मसले में आगे बढ़ें, और बहुत अच्छा आपने बयान किया कि बजाय इसके कि हम उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करके उन्हें कुछ पेश करें, कोई ऐसा रोज़गार कि ये बैठ कर अपने लिए रिज़्क़ हलाल को कमा सकें, अपने वालिदैन का सहारा बन सकें। और ऐसे मुखय्यर हज़रात जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नवाजा है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से अगर आगे बढ़कर इनके इलाज मुआलजे का मामला करें, इनके लिए अखराजात उठाने की बात करें, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और कराची खुसूसन इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है, ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे अल्लाह के बंदे मौजूद हैं कि अगर वो आगे बढ़ें, इस खानवादी की मदद करें, ताकि कल रोज़े महशर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ माशरे में क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो बेरोज़गारी, बीमारी। आप ये देखिए कि चूँकि महंगाई इतनी हो चुकी है और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सोच भी हमारी इंसान की होती है कि अच्छा खाना खा लें, बस ये हमारे लिए बहुत है खुशी का। लेकिन जब बिल आता है तब तकलीफ़ में पड़ जाते हैं, किराया आता है तब मुश्किल, और उस पर ये बीमारी, मतलब इस गुर्बत पे ये बीमारी, आप क्या कहेंगे साइकोलॉजिकल सिचुएशन हमारी कौम की? देखिए, सबसे बड़ी बात सारिम भाई यकीनन कंफर्म करेंगे इस बात को कि माशरे में बेइज्जती बहुत बढ़ गई। खुदा तरस लोग हैं जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान चल रहा है, वरना अक्सरियत जो है वो बेइज्जती हो चुकी है। और ये आपको नज़र आएगा, रेस्टोरेंट में आप जाएं, अभी भी जाएं, आप इफ्तार पार्टी में चले जाएं, किसी भी बड़ी रेस्टोरेंट में 4000 रुपये प्लस टैक्स पर पर्सन 20 आदमी खाना खा रहे हैं। अब वो पैसा अगर इस किस्म के काम में डाला जाए तो क्या बात है। बस ये जो फ़र्क है ना, ईगो इंसान का, इंसान की नफ्स कह लें, ये इंसान को सोचने समझने की सलाहियत बंद कर लेती है उससे, छीन लेती है, बंद कर देती है। मैं क्योंकि एक दीवार ऐसी खड़ी कर दी जब आगे देख नहीं सकते। अगर आप देखें कि ये वो है, मतलब मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, बचपन से मैं वालिदैन भी कहा करते थे, मौलाना साहब हमें कहते थे कि ये काम में जब पैसा हो तो समझो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, रोज़े महशर तुम्हें उसका अजर मिलेगा। बहुत अच्छी बात। और जो तुमने खाया वो तुम्हारे पेट में गया, निकल गया, खत्म। जो तुमने दे दिया वही रह गया, वही साथ ले गए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने इस पे, हम लोग हर रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई सारिम भाई एक फैमिली लेके आते हैं यहाँ पे, और हर रोज़ हम ये बात करते हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कीजिए, आप जितना खर्च करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप भी जमील भाई लोगों से ये अपील भी करें, उनको बताएं कि उनको क्या फ़ायदा होगा इनकी। देखिए, हमें इंसान बनाया गया जी, अब इंसान बना है उनसे, मोहब्बत से, रवादारी से, हमदर्दी से, लिहाजा हमारे नाम का तकाजा ये कि हमें दूसरे इंसान से हमदर्दी होना चाहिए, उससे मोहब्बत होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बज़ाहिर इंसान भी उसमें उन्स और मोहब्बत नहीं है तो मैं समझता हूँ वो जानवर से भी बदतर है। तो इंसान को इंसान की हमदर्दी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और आपने जो बात की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा लबिस्ता फअल बैता, मियाँ सुनो तुम्हारा क्या है, जो तुमने पहना गल सड़ गया वो तुम्हारा है। माँ अकल तफ अफलईता, जो तुमने खा लिया जुज़्वे बदन बन गया वो तुम्हारा है। माँ तसद्दक तफ अब क़ईता, जो तुमने अल्लाह की राह में सदका व खैरात कर दिया, अल्लाह बाकी है, तुम्हारा माल बाकी है। बाकी और कोई तुम्हारी बाकी है। और ये जो माल है ना, माली व माली व माली, हाय मेरी दुकान, हाय मेरा मकान, हाय मेरा बैंक बैलेंस, हाय मेरा कारोबार। अजब मामला है कि फरमाया व अम्मा तसद्दक अब कन्नार, कि जब इंसान जब इस दुनिया में जाएगा तो वो वहाँ पर कल क़यामत के अंदर अमीर आदमी को पर्चा दिया जाएगा,
500 سال تک وہ پرچہ حل کرتا رہے گا اور غریب آدمی اس سے کہیں پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ جتنا اللہ دے گا اتنا حساب بھی ہے۔ اور دیکھیں مولوی صاحب یہاں پہ یہ بھی ضرور کہے گا، یہ جو ہمارے دسترخوان بیچتے ہیں اتنے انواع اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا بھی حساب ہے۔ اس کا بھی شیخ امام الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا ہے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہمارا یہ مال ہمارے ساتھ چلا جائے؟ کہا کہ نہیں میاں، قبر میں تو تمہیں تنہا جانا ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا مال تمہارے ساتھ چلا جائے تو جو کچھ اللہ نے دنیا میں دیا ہے خلق خدا پر لگا دو، تم بعد میں قبر میں جاؤ گے، پہلا تمہارا مال پہنچ کر قبر میں تمہارا استقبال کرے۔ بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کی، اور میں بار بار اس بات پہ اصرار کروں گا کہ کوئی ماں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ اس کے جوان بیٹے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ماں کا دل روز نہ اس بات پہ روتا ہو کہ میرے 2 جوان بیٹے جو میرا آسرا بنتے، جو سہارا بنتے، ماں باپ گھر بیٹھتے، اور ان کی جوانی آپ دیکھیں کہ بہت ینگ ہے، ان کی ایج میں دیکھ کے حیران ہوں، اور وہ بھی بھائی ہمارے بہت ینگ ہیں، اور لیکن اس ینگ ایج میں بھی ان کے آگے بہت زندگی پڑی ہے، پھر ان کی شادی ہو چکی ہے، ان کے بچے ہیں، جی بالکل، یہ زیادہ پریشان حالت میں یہ ہے، تو آپ لوگ مدد کیجیے۔ اپنے بچوں کو تعلیم کی جو دولت ہے یہاں پہ تو خیر گورنمنٹ کے اسکول میں، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے تاکہ دیکھیں یا تو ان کو ہنر دوسرا دیں کہ بچے گھر بیٹھے کچھ کر سکیں کہ ہنر، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد سے یہ نہیں کہ اگر مزدوری ہے کیونکہ جسمانی مشقت نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے ذہنی مشقت تو کر سکتے ہیں، تو یہ کرنا ہے۔ جی ایسی لیجسلیشن ہونی چاہیے جس کے اندر جو کہ اسپیشل لوگ ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ ڈس ایبل لوگ ہیں ان کے لیے باقاعدہ نوکریوں کا کوٹا ہونا چاہیے۔ اور کچھ جگہوں پہ وہاں پر لائنوں کے اندر ڈس ایبل کی لائن ہے کہ اس کی پارکنگ میں آپ دیکھ لیں ڈس ایبل کی پارکنگ بالکل علیحدہ سے ہے، ڈس ایبل ہوگا، لیکن آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ اچھا میں یہ بھی سارم بھائی آپ تک لوگ کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ بتائیے؟ نمبر تو چل رہے ہیں، ویب سائٹ بھی چل رہی ہے، اور وہی جیسے مدیہ بہن نے کہا، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہم کسی کو بھکاری نہ بنائیں، نہ ہمارے لوگ بنائیں، ان کو سپورٹ کریں۔ کوئی اگر ایک بھائی کا علاج کروا دے، کوئی دوسرے بھائی کا علاج کرا دے، اور اگر نہیں خود سے کرا سکتے ہو سکتا ہے وہ رکشہ چلانے کے قابل ہوں کہ وہ رکشہ چلا سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز آپ چلا سکتے ہیں کیا رکشہ وغیرہ، یا یہ چلا سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ہیلپ کر کے اگر رکشہ لے دے؟ وہ تو رکشہ چلا سکتے ہیں، یہ نہیں چلا سکتے، ان کو تو علاج چاہیے۔ اچھا ہر بیماری نا وہ جان لیوا ہے اگر علاج نہ ہو، کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جو جان لیوا نہیں ہے، ٹھیک، اگر اس کا بھی علاج نہ ہوتا، جیسے بتا رہی تھی وہ بہن کہ ایک کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی علاج نہیں کرا پائے، تو آپ وقت پہ علاج کروائیں تاکہ لوگ معذور ہونے سے یا جان کھونے سے جو ہے نا بچ سکیں، بعد میں جان چلی جائے اور آپ حاجی صاحب بن کے ہیں تو پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کسی انسان کی زندگی بچائیں، علاج کروا کے زندگی بچائیں۔ ان کی والدہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، ان کی والدہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں۔ جی ماں جی کیا کہیں گی آپ؟ کچھ کہہ رہی تھی آپ بتائیے پلیز۔ میں کروں، وہ لڑکا بھی یہی علاج کی وجہ سے فوت ہو گیا نا، جو پہلا بیٹا فوت ہوا۔ جی ابھی عید ہے، رمضان ہے، اس کے بچے ایک کو ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں ہے، نہ کانے کو، اس کے بچے کے سارے سر زخم ہے، بولو ڈاکٹر کے پیسے ہے، آپ دیکھیں اس کے بچوں کو بولا ہے سر دیکھیں سارا زخموں سے بھرے ہوئے، ابھی باپ ایک بند ہے، باپ کتنا کرے، باپ خود پریشان ہے، 10 کلو کا آٹا بھی ہمارے گھر میں پورا نہیں ہوتا ہے، آپ خود سوچ کرے، اس کے بیوی بچے، اس کے میرے اپنے بچے، میری صرف ایک بیٹی پڑھی لکھی ہے، اس نے بھی نایت کا پیپر دیا ہے، وہ بھی چندے کر کے، ابھی میٹرک کے پیپر ہو رہے، اس کے لیے بھی 2-3 ہزار بھی ہمارے پاس نہیں ہے، صرف ایک ہی بیٹی ہے جس کو پڑھنے کا شوق ہے، ابھی باپ ایک بندے کیا کرے، 1,16,000 کا بل آئے، سر بل، بجلی کا بل، گیس کا بل۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، بہت سے لوگ یہاں پہ بھی سن رہے ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پہ، یوٹیوب پہ، جی بالکل یوٹیوب پہ، اور یہ پروگرام ظاہر ہے ریپیٹ بھی ہوتا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، نیچے نمبرز بھی چل رہے ہیں، یہ ایک مجبور فیملی ہے جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے، اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ جتنا ہو سکے ان کی مدد ضرور کیجیے گا۔ جی ادارے بچے تو نہیں جانتے نا کہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو کپڑے بھی مانگیں گے، جوتے بھی مانگیں گے، آپ یہ بات کریں، بچے تو کھانے پینے کے لیے یہی خوشیوں کے دن ہوتے ہیں، کبھی انسان کے پاس، ہمارے پاس اتنے بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے افطاری بنا کے دیں۔ بالکل